गाइस, आज के इस करंट अफेयर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हमने कुछ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी बेस भी मतलब यूज़ करे हुए हैं। ठीक है कि मतलब जो करंट अफेयर आपकी काफ़ी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं और जिस फॉर्म में पूछी जाती हैं, एक्चुअली हमने जो पैटर्न लिया है वो भी एकदम एग्जामेटिक फॉर्म का ही पैटर्न पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो पहला आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से या पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ से होकर के गुजरती है। तो जल्दी से बता देंगे, अगर किसी को भी अगर पता है तो जल्दी मुझे आंसर करें कि ये कहाँ से होकर के गुजरती है। ओके गाइज, तो जल्दी से मुझे आंसर करें कि कहाँ से होके गुजरती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से या पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। तो जल्दी से मुझे आंसर करें कि मैम ये यहाँ से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ कि ये कहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये जो केन बेतवा लिंक है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। तो द करेक्ट आंसर इज पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। तो करेक्ट ये हो गया आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ से मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है, मतलब ये कहाँ से वो होता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि एमपी के अंदर पड़ता है। बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना ये सब एमपी के ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो लिखा भी हुआ है कि केन बेतवा लिंक नहर उत्तर मध्य भारत में स्थित पन्ना नेशनल पार्क, एक्चुअली ये सारे इसी में पड़ते हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। यह एक बाघ आरक्षित भी है। ठीक है, तो बाघ यानी कि याद रखिएगा यहाँ पे कूना नेशनल पार्क है। ठीक है, जो बाघ के लिए फेमस जगह है। कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि कूना नेशनल पार्क में भी जो बाहर के बाघ होते हैं, टाइगर्स होते हैं, उन्हें क्यों रखा जाता है। तो ये काफ़ी इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिस तरीके का मैदान चाहिए होता है बाघों को रखने के लिए, वो थोड़ा ऊपर नीचे के उसमें वो होते हैं, मतलब ये एकदम समतल नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा इस तरीके का चाहिए होता है। जो कि ये बेस्ट एक जगह है, मतलब जो कूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये एक बेस्ट जगह है इन सब के लिए। ठीक है, तो जिस तरीके का माहौल चाहिए होता है, जिस तरीके के मतलब एनवायरमेंटल थिंग चाहिए होती हैं, उसके लिए ये बेस्ट जगह मानी जाती है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, ठीक है, केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है, इसे केबीएलपी भी कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के नाम से भी जानी जाती है। ये एक अंतर योजन परियोजना है। इसका उद्देश्य यूपी में केन नदी के अधिशेष जल को मध्य प्रदेश में झांसी, बांदा के जिले में फैले सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्रों की सिंचाई के लिए अधिशेष जल में स्थानांतरित करना है। देखिए, यहाँ पर हर साल कुछ सूखे की समस्या पड़ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसको मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र करके उन जगहों को मतलब परिपूर्ण बनाने के लिए किया गया है। ललितपुर और यूपी के महोबा जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ छतरपुर जिला इसके अंदर बेसिकली शामिल है, जो कि यहाँ से होकर गुजरती है। इसका एक और मैं आपको बता दूं, जो नर्मदा नदी है, यहाँ पे नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रिवर जो है, ये इसका मेन वाटर रिजर्वियर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का मेन वाटर रिजर्वियर नर्मदा नदी से मिलता है। और इवन नर्मदा नदी जो है वो गुजरात के लिए भी लाइफलाइन कहलाती है। तो लाइफलाइन ऑफ गुजरात भी कहते हैं नर्मदा नदी को, लाइफलाइन ऑफ गुजरात। ठीक है, तो लाइफलाइन ऑफ गुजरात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनके मेन रिजर्वियर, ठीक है, जो मेन वाटर रिजर्वियर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब रिवर है दोनों जगहों के लिए, इवन मध्य प्रदेश के साथ साथ आपका गुजरात के लिए भी। इसके साथ मैं आपको ये बता दूंगी कि गाइज यहाँ पर एक और
एक क्वेश्चन बड़ा ही पूछा जाता है कि मतलब जो इसे मतलब लाइफलाइन कहा जाता है, बल्कि कई सारी नदियों को शोक भी कहा जाता है। जैसे कि दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी की अगर मैं बात करूँ तो दामोदर रिवर है, इसे पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके साथ साथ जो आपकी कोशी नदी है, ठीक है, कोशी नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस तरह की नदियों के कुछ नाम भी आपको इस तरह से याद रखने हैं। केन बेतवा नदियाँ मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती हैं और यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये उत्पन्न यानी कि इनका ओरिजिनेटर जो है वो कहाँ से है, इनका ओरिजिनेटर ही मध्य प्रदेश से होता है और ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये पता होना चाहिए कि किसकी सहायक नदी हैं, तो ये यमुना की सहायक नदी हैं। केन यूपी के बांदा जिले में और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना के साथ मिलती है। इसके साथ बेतवा नदी पर राजघाट, पसरीचा और मटीला बांध है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से बांध बनते हैं बेतवा नदी के। तो 3 बांध बनते हैं, एक बनता है राजघाट, एक पसरीचा, ठीक है, और दूसरा मटीला बांध इस नदी के ऊपर बनता है। केन नदी पन्ना बाग आरक्षित से होकर गुजरती है, ठीक है। तो बाग आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। इवन पता है यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे बाग आरक्षित क्षेत्र हैं। उसका कारण ये है कि बागों के लिए अप्रोप्रिएट जगह मानी जाती है, उनको जैसा स्थान चाहिए, उनको जैसे मतलब उनके भोजन के लिए भी एक उचित संसाधन यहाँ पे जुटाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी बाग आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनके आसपास के इलाकों में जो एक सिविलियन आबादी होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को भी अगर यहाँ पे दिक्कत है, ठीक गाइस, तो किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, सो प्लीज़ टेल मी कि ये नहीं समझ आया या कुछ भी अगर ठीक है कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद इस पता है आपको मंदिरों का शहर, टेम्पल सिटी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो सम फैक्ट्स अबाउट द मध्य प्रदेश देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो याद रखिएगा मतलब सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर इसे एक्चुअली उज्जैन की वजह से कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उज्जैन की वजह से ये मंदिरों के शहर के लिए फेमस है, क्योंकि उज्जैन में 100 से भी अधिक मंदिर है, 100 से अधिक मंदिर हैं उज्जैन के अंदर। तो इसीलिए मंदिरों का शहर इसे माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख बौद्ध स्मारक जो है सांची का स्तूप यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, सांची का स्तूप जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक बौद्ध स्मारक है, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको कुछ कुछ पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती हैं कि सम फैक्ट्स जो कि ज़रूरी होते हैं वो पता होने चाहिए। कैपिटल आप जानते हैं, इसकी कैपिटल भोपाल है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट एनिमल, अगर मैं मध्य प्रदेश के स्टेट एनिमल की बात करूँ तो बारहसिंघा, ठीक है। तो इसका जो स्टेट एनिमल है वो बारहसिंघा है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, बारहसिंघा। और यहाँ पे शाह बुलबुल जो होती है वो स्टेट बर्ड है, ठीक है। तो इसका नाम है शाह बुलबुल। शाह बुलबुल को एक नाम से और जाना जाता है, सॉरी बुलबुल लिख दिया मैंने, बुलबुल। तो शाह बुलबुल को एक नाम से और जाना जाता है, दुधराज के नाम से जाना जाता है, वाइट कलर की दिखती है ये। तो शाह बुलबुल ऑल्सो नोन एज द दुधराज, ठीक। तो दुधराज के नाम से भी आप इसे जानते हैं, दुधराज, गलत लिख रही हूँ मैं, दुधराज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है कि मतलब नीचे से ये वाइट कलर की होती है और ऊपर से इसका मुंह वगैरह जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अभी मैं आपको फ़ोटो अवेलेबल होती तो मैं अभी आपको दिखा पाती, बट कोई नहीं, ठीक है। तो नीचे से वाइट कलर की होती है और ऊपर से इसका मुँह, मतलब इसके जो पंख वगैरह होते हैं वो सफ़ेद होते हैं और इसका जो मुँह होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और यहाँ पे बैनियन की जो ट्री होती है वो नेशनल ट्री मानी जाती है। तो बैनियन जो ट्री है, ठीक है, इसे आप नेशनल ट्री के रूप में जानते हैं।
ठीक। और अगर मैं इसकी बात करूँ को तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं मध्य प्रदेश में, देखिए आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में भी यूज़फुल रहेगा। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करती हूँ कि इसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने पड़ते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसमें 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। और डिविजन्स अगर पूछ ले कि भैया डिविजन्स कितने हैं, तो 10 इसके अंदर डिविजन्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। इसके बाद यहाँ पर आपको ठीक है, जो सबसे मेन इनकी जो रिवर है वो नर्मदा ही है। ठीक है, और सोयाबीन बहुत ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सोयाबीन जो आप खाते हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है। इसके बाद जो यहाँ के जो लोकसभा की रिजर्व्ड सीटें हैं, तो नंबर ऑफ़ लोकसभा सीट जो हैं यहाँ पे कितनी हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं बच्चा वो कितनी है ये भी पता होना चाहिए। तो लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में 29 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें जो हैं यहाँ पे 11 सीटें राज्यसभा की हैं। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें रिजर्व हैं और 11 यहाँ की रिजर्व हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिन फैक्ट्स के ऊपर हमने बेसिकली बात करी। इस तरह के फैक्ट कई बार आपसे पेपरों में पूछ लेता है, तो ये फैक्ट्स पता होने ज़रूरी हैं। ठीक, तो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको मैं वहीं पर डिनोट करके आपको लिखवाती चलती हूँ। तो इन फैक्टों को नोट कर लिया करिएगा, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। और कुछ आपके, अगर मैं इसके सेंसस के कुछ डाटाज आपसे शेयर करना चाहूँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि इसके जो सेंसस डाटाज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सेंसस डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए कि आपको पता होने चाहिए कि इसके जो सेंसस के जो डाटा हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, ठीक है, तो वो फैक्ट्स मैं आपको अभी जस्ट बता देती हूँ कि इसके जो फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो इसके सम फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए कि कितना इसका सेंसस का देखिए यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जो इसका मेल पॉपुलेशन है जो, तो वो कितना है, वो तकरीबन, ठीक है, तो इसका मेल पॉपुलेशन तकरीबन, ये जो मैंने संख्या लिखी है इतनी है, आप एज इट इज़ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल पॉपुलेशन है इसकी 3501403। ठीक है, जो फीमेल पॉपुलेशन है तो वो लगभग इतनी है। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ठीक है, जो अगर मैं कंट्री के हिसाब से देखूं तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है अगर हमारी इंडिया के हिसाब से तो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे सबसे बड़े राज्यों में से है। तो आप मुझे पहला बताएंगे कि इंडिया में सब एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि सबसे बड़ा एरिया। अभी जनगणना में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस जनगणना में सबसे ज़्यादा कुपोषित जो एक ज़िला इन्होंने बताया था कि भैया इस जो कुपोषित जो ज़िला है यानी कि माल न्यूट्राइज्ड जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, तो ये शिवपुर है। ठीक है, तो ये शिवपुर जो है बहुत ही ज़्यादा माल न्यूट्राइज्ड है, जहाँ पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा कुपोषण देखने के मिला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और सबसे कम जो है वो है भोपाल। ठीक है, तो सबसे जो कम यानी कि एक डेवलप्ड है वो भोपाल अच्छा खासा, तो सबसे कम जो है वो भोपाल है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ का जो मेल लिटरेसी है, लिटरेसी रेशियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ का जो मेल लिटरेसी रेशियो है वो 78.7% है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ का जो फीमेल लिटरेसी रेशियो है वो 59.2% है। ठीक है, तो फीमेल लिटरेसी रेशियो 59.2। और जो सबसे ज़्यादा लिटरेट जो सबसे ज़्यादा लिटरेट जगह मानी जाती है वो जबलपुर मानी जाती है। ठीक है, यहाँ का तो जबलपुर जो है वो सबसे लिटरेट माना जाता है। और जो लीस्ट सबसे मतलब लीस्ट लिटरेट डिवीज़न है वो इंदौर को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए।
हाँ ओके गाइस, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं कि भाई यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो पता होने चाहिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कपिल धरा जो वाटरफॉल है ये यहीं पे पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो कपिल धरा वाटरफॉल है ये यहाँ पे ही पड़ती है। और ये याद रखेगा, ठीक है, तो ये अमरकंटक नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अमरकंटक नर्मदा रिवर के ऊपर ये आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दुग्ध धारा वाटरफॉल जो है ये कहाँ पे है, तो ये दुग्ध धारा जो वाटरफॉल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी नर्मदा नदी पे ही है। ये याद रखेंगे, ये यहाँ की नर्मदा नदी पे ही है ये भी। इसके बाद धुआंधार झरना। ठीक है, तो धुआंधार झरना जो है, धुआंधार झरना जो ये है, ये याद रखिएगा, ये भी नर्मदा नदी पे है। तो ये नर्मदा नदी के मैं आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे कौन कौन से हैं। एक तो आपका कपिल धरा हो गया, एक दूध धरा हो गया और एक धुआंधार हो गया। एक है आपका सहस्त्र, ठीक है, तो एक है सहस्त्र धरा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है इसका, सहस्त्र धरा, सहस्त्र धरा, दिस इज ऑल्सो इन नर्मदा नदी। इसके ऊपर आता है आपका मंदार। मंदार भी कहाँ पे है, ठीक है, तो मंदार ऑल्सो इन नर्मदा नदी, ये भी वाटरफॉल नर्मदा नदी पे है। इसके बाद अगला जो है इम्पोर्टेंट वो कौन सा है, ठीक है, अभी हमने केन रिवर की बात करी, तो केन रिवर पे पांडव झरना बाहर है। ठीक है, तो पांडव जो है वो केन रिवर पे है। ठीक है, तो केन रिवर पे पड़ता है। इसके बाद आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाताल पानी, पाताल पानी चंबल रिवर के ऊपर है। ये कई बार पूछा गया पेपर में कि पाताल पानी किसके ऊपर है, तो पाताल पानी चंबल के ऊपर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पाताल पानी किस पे पड़ता है, तो ये चंबल पे पड़ता है। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाटरफॉल किसके साथ पड़ता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो उसी के साथ साथ हमने इसे कोलैबोरेट करके ये सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया है ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स जंप ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की मतलब बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इंडिया ने जो रैंक ली है वो कौन सी रैंक ली है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कौन सी ली है, 5वीं 7वीं 8वीं या 10वीं। तो इंडिया का जो रैंक रहा है मैं आपको बता दूं, इंडिया इसमें 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो 7th रैंक इसमें इंडिया ने लिया है, तो द रैंक इज 7। तो यहाँ लिखा भी गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। जलवायु, ठीक है, इसके बाद पिछली रैंकिंग से इसने काफ़ी सुधार हुआ है। सबसे बड़ा प्रदूषक चीन है जो कि 51वें नंबर पे है और दूसरे 57th नंबर पे है जो कि अमेरिका है। ठीक है, तो ये काफ़ी याद रखिएगा। तो ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इस जो इंडेक्स के अंदर जो कंट्रीज़ थी इसमें आपको मैं बता दूं कि 3 रैंकिंग तक तो किसी को भी कोई रैंक नहीं मिली थी। यहाँ पे हम एक खाली पेज लेंगे और उसमें मैं आपको यहाँ पे नाम बता देती हूँ कि इस CCPI जो रिलीज़ किया गया है 2024 का, तो 3 कंट्रीज़ को क्या रही है, देयर आर नो रैंक। ठीक है, तो इन्हें कोई भी रैंक नहीं मिली, उतनी श्रेणी तक कोई भी नहीं उतर पाया। 4th रैंक से स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क को ही रैंक दी गई थी और 5वें नंबर पे दी गई थी इस्टोनिया को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 5वें नंबर पे इस्टोनिया और 6ठे नंबर पे बच्चा जो रैंक दी गई थी वो दी गई थी किसको, फिलीपींस को ये रैंक मिली थी। ठीक है, तो फिलीपींस, तो रैंक जो मिली थी ये फिलीपींस को मिली थी। इसके बाद 7th नंबर पे दी गई थी इंडिया को। ठीक है, 7th नंबर पे इंडिया को और 8वें नंबर पे ये मिली थी आपका नीदरलैंड को। ठीक है, तो 18th नंबर पे जो था ये था नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड को ये रैंक दी गई।
9वें नंबर पे इसको जो रैंक मिली थी ये मोरक्को को दी गई थी। मैं टॉप 10 आपको बता देती हूँ, ताकि अगर पेपर में अधिकतर टॉप 10 ही पूछे जाते हैं, मोरक्को को। और 10वें नंबर पे जो दी गई थी ये दी गई थी स्वीडन को। ठीक है, तो ये रैंक दी गई थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे कि कई बार आपको पूछ लिया गया, क्योंकि जर्मनी ने काफ़ी सुधारा है, तो जर्मनी का चौथा रैंक था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जर्मनी का चौथा रैंक था। पाकिस्तान का 30वां रैंक था। 30th नंबर पे जो था वो पाकिस्तान था। ठीक है, तो पाकिस्तान इतने नंबर पे रहा है। इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम की जो रैंक है वो 20वीं है। यूनाइटेड किंगडम 20वें नंबर पे था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें रैंकिंग दी गई थी कि क्लाइमेट को चेंज करने में बेस्ट परफॉर्मेंस रैंकिंग में से इस तरीके की रैंकिंग थी। तो आपको मैं बता दूं, 3 रैंक तक तो किसी भी स्टेट को कोई रैंकिंग नहीं दी गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मतलब सेंटर, उनके अकॉर्डिंगली किसी ने इतना बेस्ट प्रदर्शन नहीं किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इसे डिज़ाइन कौन करता है। तो इसे जर्मन वॉच द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। इनका विकास और पर्यावरण जो संगठन है जर्मन वॉच का, वो इसको देखता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसे पहली बार 2005 में प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसे पहली बार 2005 में प्रकाशित किया गया था, और इसका आयतन संस्करण प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के सहयोग से बार्थोल फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से सूचकांक प्रकाशित मतलब हर साल करता है। सूचकांकों में टोटल जो इंडेक्स में 63 देश इसके अंदर हर साल आते हैं, जो कि हरित गैस उत्सर्जन को कवर करता है। ठीक है, तो याद रखें। सो वेल गाइज, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है हाल ही में खबरों में रहा था के स्मार्ट ऐप। तो के स्मार्ट ऐप को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या मध्य प्रदेश ने। तो के स्मार्ट ऐप को कौन से स्टेट के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है? सो प्लीज़ टेल मी गाइस। तो उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जल्दी से मुझे बताएंगे। तो अभी के स्मार्ट ऐप को जो लॉन्च किया है ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज़ द केरल। ओके गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। तो केरल ने इसे लॉन्च किया है, तो दैट इज़ राइट आंसर। तो वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है कि वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला आता है कि देखिए, वित्त आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूँगी कि क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, एक होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमेशा मैं बताती रहती हूँ वैसे इस फैक्ट को। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं? इन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? संवैधानिक निकाय। ओके, संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय बच्चे क्या होते हैं? तो संवैधानिक निकाय का मतलब होता है आर दोस बॉडी, सिंपल सी बात है, हिंदी में याद कर लें या इंग्लिश में, आर दोस बॉडी विच इज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें संविधान में लिखा गया है। बात खत्म, जिन्हें संविधान में लिखा गया है। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिन्हें संविधान में लिखा गया है, और इनकी अध्यक्षता हमेशा हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेडेड बाय प्रेसिडेंट, और जिनकी अध्यक्षता, इनकी नियुक्ति वगैरह सब राष्ट्रपति करते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर दोस बॉडी विच इज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में लिखी गई हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आती हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी आती हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी? की स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जिन्हें संविधान में नहीं लिखा गया। ओके, जिन्हें संविधान में नहीं लिखा गया, संविधान में नहीं लिखा गया। ओके, तो ये लिखा गया, बस इन्हें जोड़ा गया है सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, तो इन्हें लिखा नहीं गया, इन्हें कहीं मेंशन नहीं किया गया, बस इन्हें हमेशा ऐड रखा गया है, इन्हें जोड़ा गया है सहूलियत के हिसाब से, कि जैसी ज़रूरत पड़ती थी उस अकॉर्डिंगली इसे सहूलियत के हिसाब से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये हमेशा हेडेड बाय द पार्लियामेंट होती हैं। ठीक है, तो हेडेड बाय पार्लियामेंट, तो इनकी हमेशा अध्यक्षता हमेशा पार्लियामेंट करती है। तो गाइस, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं सब संवैधानिक निकाय हैं, और इनकी अध्यक्षता इनकी
कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं इनके अंदर जो भी मेन मेजर चेंजेस होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी संविधान में नहीं लिखी गई हैं, ये सहूलियत के हिसाब से टाइम बाय टाइम इन्हें बनाया गया है ताकि कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस अकॉर्डिंगली। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं, फाइनेंस कमीशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। इलेक्शन कमीशन क्या है, ये भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। बट लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टेटरी बॉडीज़ में बात करूँ तो इसका बेस्ट एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। तो ये आपको इस तरह से याद करनी है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये भारत के संविधान मतलब जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्र और राज्य के बीच एक अच्छे संबंध बनाने का काम करती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत इसे रखा गया है और हर 5 साल के लिए बनता है। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इसे स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो इसी देखिए एक ही लाइन में कितने सारे हो गए और ये लाइन सही है एकदम। केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करती है, अनुच्छेद 280 के तहत आती है, 5 साल के लिए बनती है और राष्ट्रपति द्वारा इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कि नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगरिया को भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो गाइस ये तीनों ही सही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कितने कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं। ठीक, ये याद रखेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? ओके, तो जल्दी से मुझे बता दें कि क्या है क्या नहीं है। ओके गाइस, तो जल्दी से बताएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे। और इसमें अभी रिसेंटली कुछ अपॉइंट भी किए गए हैं, जैसे कि इसमें याद रखिएगा इसमें अभी रिसेंटली किस किस को अपॉइंट किया गया है। तो ऋत्विक जमनम को ऋत्विक पांडे जी जो हैं, आर पांडे जी को यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आर पांडे जी को सेक्रेटरी का इस बार क्वेश्चन आया। अगला आता है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक्सरे पोलारीमीटर यानी कि आपका यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो दिया गया एक्सपोसैट। एक्सपोसैट के संबंध में कौन सा सही है। एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया भारत का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमीटर माप के लिए समर्पित है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। ठीक है, तो निचली कक्षा में से संचालित किया जाएगा। एक्सपोसैट नासा द्वारा करा जाता है पहला। तो बोला गया इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये इसका सेकंड कथन सही है, पहला नहीं है। ठीक है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि
अगला आता है लंपी त्वचा रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लंपी त्वचा रोग एक जीवाणु रोग है जो मवेशी और भैंसों को प्रभावित करता है। लंपी को आप लंपी स्किन डिजीज भी कहते हैं। एलएसडी से संक्रमित जानवरों का वजन तुरंत कम होने लगता है और बुखार और मुंह में घाव हो जाते हैं। एलएसडी जेनेटिक है। इसका अर्थ है कि यह बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहला बता दूं कि ये जीवाणु से नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये एक ये वायरस से होता है, और जो भी वायरस से होता है, जो भी मच्छर मक्खी जो भी ब्लड खून चूस लेते हैं, जो भी कीट्स होते हैं, उनसे ये रोग फैलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जो भी खून चूसने वाले होते हैं उन सभी से ये रोग फैलता है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। इसके बाद एलएसडी से संक्रमित जानवरों का वजन तुरंत कम हो जाता है, मुंह में बुखार आता है और घाव बनने लग जाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो जल्दी से मुझे बताएं कि इसका क्या सही हो जाएगा। तो देखिए तीसरा कथन जो है कि ये एक जेनेटिक है, नहीं, ये इंसानों तक अभी तक नहीं फैला है, तो ये सिर्फ केवल एक ही कथन इसमें सही है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि हाल ही में संसदीय समिति ने 2022-23 में लंपी त्वचा रोग के कारण 2 लाख से अधिक मवेशी और भैंसों की मौत पर केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाया है। गांठदार त्वचा रोग एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों और जंगली भैंसों को प्रभावित करती है। यह गांठदार त्वचा रोग वायरस के कारण होता है जो कि पॉक्सोविरेट परिवार का एक सदस्य है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो पॉक्सोविरेट परिवार का क्या है, एक सदस्य है। इसके बाद एलएसटी मुख्य रूप से रक्तभक्षी कीड़ों जैसे वेक्टर के माध्यम से मवेशी और जंगली भैंसों को संक्रमित करता है। संक्रमण के लक्षणों में जानवर की खाल या त्वचा पर गोलदार सख्त गांठें दिखने लगती हैं। संक्रमित जानवरों का वजन तुरंत कम होने लगता है और दूध का पैदावार कम होने के साथ साथ बुखार, मुंह में घाव हो जाते हैं। इसी के साथ इन लक्षणों में अत्यधिक नाक और लार स्राव का होना है। गर्भवती गाय और भैंसों का अक्सर गर्भपात हो जाता है, कि मान लीजिए कोई गर्भवती गाय है, भैंस है, तो उनका अधिकतर गर्भपात देखने के लिए मिल जाता है, जिस कारण पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और इसकी अभी तक कोई एक सुटेबल दवाई नहीं ढूंढी गई है। तो एलएसडीवी एक जेनेटिक वायरस नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बीमारियां मनुष्य में नहीं फैल सकती। यह रोग रक्त चूसने वाले कीड़ों जैसे कि मक्खियों और मच्छरों या कीटों टिक्कों की कुछ प्रजातियों द्वारा फैलता है। इसके मुख्यतः बुखार, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली और आंतरिक अंगों में गांठें, क्षीणता, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, सभी कभी कभी गांठें वगैरह हैं जो कि आगे चल के मृत्यु का भी कारण हो सकती हैं। भारत में एलएसडी का पहला मामला 2022 में गुजरात में सामने आया था, और इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए टीकाकरण द्वारा रोकथाम नियंत्रण ही इसका सबसे प्रभावी साधन है। अगला आता है बड़े मैग्लिक बादल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो बड़े मैग्लिक बादल होते हैं, ठीक है, तो आता है लार्ज मैग्लिक क्लाउड एक अनियमित उपग्रह आकाश गंगा है जो हर 1500 मिलियन वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करती है। दूसरा, यह भारत से लगभग 163,000 प्रकाश वर्ष दूर है और दक्षिण गोलार्ध में नग्न आंखों से देखी जा सकती है। बड़े मैग्लेनिक बादल जो होते हैं, ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर करें कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका इनमें से कितने कथन सही हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। जो बड़े मैग्लेनिक क्लाउड होते हैं ये अनियमित उपग्रह आकाश गंगा है जो हर 1500 मिलियन वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करती है। यह पृथ्वी से लगभग 163,000 वर्ष दूर है और दक्षिण गोलार्ध में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो दोनों ही कथन डेफिनेटली सही है। यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं, लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड एक अनियमित उपग्रह आकाश गंगा है जो हर 1500 मिलियन वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करती है और ये पृथ्वी के सबसे निकटतम आकाश गंगाओं में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 1,63,000 वर्ष दूर है। एलएमसी को स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड 2 अनियमित उपग्रह आकाश गंगाएं हैं जो कि परिक्रमा करती है। मैग्नेटिक बादल एक गैसीय आवरण साझा करते हैं और दक्षिण ध्रुव के पास अंतरिक्ष में लगभग 20 डिग्री कोण पर यह दिखाई देते हैं। एलएमसी डार्क मैटर से समृद्ध होते हैं, इसका कारण इनका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होता है। आकाश गंगा के साथ एलएमसी के अंतर क्रिया नए तारों का निर्माण कर रही है। मैग्लेनिक बादलों का नाम
पुर्तगाली खोजकर्ता फ्रेडरिक मैगलन के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इसे देखा था। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने इसे नग्न आंखों से देखा था, इसीलिए जब ये पता लगा कि भाई इन्हें आप नग्न आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह अभ्यारण्य 1973 में स्थापित किया गया था और केरल में स्थित है। यह अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण भारत के हाथी रिजर्व नंबर 7 का एक घटक है। यह 3 जैविक रूप से विशिष्ट और विविध मुख्य क्षेत्रों के पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियाँ और दक्कन के पठार के संगम पर स्थित है। कावेरी नदी की एक सहायक नदी इस अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। तो आपको बताना है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कौन से अभ्यारण्य की या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, कि जिसके बारे में इतने सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उपयुक्त अनुच्छेद में किस अभ्यारण्य की बात की गई है? पेरियार वन्य जीवन अभ्यारण्य की, इडुक्की वन्य जीवन अभ्यारण्य की, चिन्नार की या वायनाड की? तो हम ये वायनाड की बात कर रहे हैं, जो केरल में स्थित है। केरल का एक जिला है वायनाड। तो वायनाड, देखिए, हाल ही में दक्षिण वायनाड वन प्रभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से 13 वर्षीय नर बाघ को त्रिशूर के पुथूर जूलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित कर दिया है। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य 1973 में स्थापित किया गया था और यह केरल के वायनाड जिले में स्थित है। अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण भारत के हाथी रिजर्व नंबर 7 का एक घटक है। इसमें वायनाड पठार भी शामिल है, जो 3 जैविक रूप से विशिष्ट और विविध क्षेत्रों, मुख्य पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियां और दक्कन पठार के संगम पर स्थित है। ओके गाइस, तो अगला इसी के साथ यहाँ पे कावेरी नदी की एक सहायक नदी इस अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। वनस्पतियों में नम पर्णपति वन, पश्चिमी तट के अर्ध सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी एवं ग्रेविलियन के बागान शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले जीवों में हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, सांबर, चीतीदार हिरण, बार्गिक हिरण, जंगली सुअर, सितौल भालू, नीलगिरी लंगूर आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। निम्नलिखित में विचार करना है आपको। मिस्र, जिबूती, जॉर्डन, इरिट्रिया और टर्की। निम्न उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा लाल सागर से मिलती है? तो टोटल 6 देशों की सीमा लाल सागर से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर जो देश दिए गए हैं, तो एक तो सऊदी अरब है। ठीक है, एक सऊदी अरब की मिलती है, एक यमन की मिलती है, और एक आपकी यमन की मिलती है, सऊदी अरब की मिलती है, सूडान की मिलती है, और इरिट्रिया की मिलती है, जिबूती की मिलती है। ठीक है, तो और मिस्र की मिलती है। तो इसमें फ्रांस है, फ्रांस नहीं कहते, सॉरी, ग्रीस है। ग्रीस माने मिस्र। दूसरा है जिबूती। ठीक है, तो जिबूती हो गया इसके अंदर, और तीसरा हो गया इरिट्रिया। तो ये मिस्र की मिलती है, जिबूती की मिलती है, इरिट्रिया की मिलती है, जॉर्डन की नहीं मिलती, टर्की की नहीं मिलती। तो इसमें बोला गया कितने देशों की सीमा मिलती है? तो टोटल 3 देशों की इसमें से मिलती है। वैसे टोटल नंबर ऑफ 6 कंट्री स्टेट हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं। तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच मध्य हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है और दुनिया में सबसे अधिक खारे जल निकायों में से एक है। लाल सागर की सीमा 6 देशों अर्थात मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती से लगती है। लाल सागर एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, ओके गाइज, तो वेल आई होप कि समझ आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि रामबाड़ गेट, जिसे हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है, मतलब रिसेंटली इसे जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये कहाँ पे पड़ता है? रामबाग। तो रामबाग पड़ता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। तो ये पंजाब के अमृतसर में पड़ता है।
जिसे अभी एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ पंजाब में विरासत ग्रामीण होमस्टे पिपली हवेली को सतत विकास के लिए अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। केरल में कुन्नामल्लम मंगलम भगवती मंदिर को मिला है और कड़ीकरा मंडपम में अवार्ड दिया गया। हरियाणा में एपिफेनी मुंबई में डेविन सेशुन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम को दिया है। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस को। ठीक है, तो ये इस तरह के अवार्ड इसमें बांटे गए हैं। सो वेल गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला आता है पुनौरा धाम के संबंध में निम्नलिखित में से आपको बताना है। पहला आता है पुनौरा धाम उत्तर प्रदेश के भदेही जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। पुनौरा धाम को हाल में ही पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया। तो देखिए, पुनौरा धाम जो पड़ता है ये बिहार में पड़ता है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। तो किसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, यानी कि 2। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सीतागढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के जन्म स्थल के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए की विकास योजना शुरू की। पुनौरा धाम बिहार के सीतागढ़ी में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। पुनौरा धाम को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। पुनौरा धाम को हिंदू देवी देवताओं का जन्मस्थल माना जाता है। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, एक तालाब जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है और एक हॉल शामिल है। ओके गाइज, तो वेल आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए गाइज इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। ठीक है, तो आपको अपना और ये क्लास डेली होती है, इसके साथ जुड़े रहेंगे।